हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, बोटनी क्लास है ये, और उसमें अपन ने मोनेरा पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा पूरा पढ़ लिया था। फंजाई की बात कर रहे थे अपन लास्ट लेक्चर के अंदर। फंजाई के अंदर अपन ने फंजाई के अंदर जनन कैसे होता है उस बारे में अपन बात कर ली थी, और जनन के साथ साथ में अपन ने जो क्लासेस है फंजाई के अंदर, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, चार जो क्लास हैं, ठीक है, इनकी भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अपन ने देख ली थी। आज इन चारों क्लास की डिटेल करने वाले हैं, क्योंकि अपन ने फंजाई की जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कर लिया, जनन वाला पार्ट कर लिया। अब बचा है अपना क्या, चार क्लासेस में इसको विभाजित किया गया है। फंजाई को चार क्लासेस हैं। पहली है फाइकोमाइसिटीज, दूसरी है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी है बेसिडियो और चौथी है आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये चार क्लासेस, चारों को एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चारों को एक साथ में पढ़ने वाले, अलग अलग नहीं, एक साथ में। जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, जो तुलनात्मक जो पॉइंट्स हैं, उनको एक साथ में पढ़ने वाले हैं। कुछ थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा होंगी, उनको अपन अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में करने वाले हैं। करें शुरुआत आज के लेक्चर की? चलो करते हैं, आ जाओ। तो मैं टेबल बनाऊंगा यहां पे। ओके, यहां मैं लिखूंगा क्या, कैरेक्टर। ओके, यहां मैं लिखूंगा फाइकोमाइसिटीज। ये पहली क्लास है फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज। दूसरी है एस्कोमाइसिटीज। तीसरी है बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरो, थोड़ा सा इसको इधर इधर खिसका देते हैं वरना आएगा नहीं ये। चलो थोड़ा थोड़ा इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये आ गया आपका बेसिडियोमाइसिटीज, और इधर यहां लिखते हैं अपन ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन चारों क्लासेस को अलग अलग ना पड़ेगी, अपन एक साथ में ही करने वाले हैं। याद रखने में आसानी होगी आपके लिए। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, सबकी डिटेल्स करने वाले हैं। चलो इस साइड पर लिखेंगे, इनके कैरेक्टर लिखेंगे। यहां पर मैं कैरेक्टर लिखूंगा, फिर उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। पहले फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज में वो कैरेक्टर कैसा है, बेसिडियोमाइसिटीज में वो कैरेक्टर कैसा है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में वो कैरेक्टर कैसा है, इनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जो कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, वो कैरेक्टर का नाम है आवास और इनकी आदत। जो पहला है वो क्या है, आवास, आवास और आदत, और आदत। ठीक है, मतलब इनका आवास कैसा होगा, फाइकोमाइसिटीज का आवास कैसा है, इनकी आदतें कैसी हैं, आवास कैसा है फाइकोमाइसिटीज का, बेसिडियो का, एस्कोमाइसिटीज का, ड्यूटेरोमाइसिटीज का, तो इनका आवास कैसा, सबकी एक एक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का जलीय आवास तो होता ही है। ठीक है, जल के अंदर तो ये रहते ही है, जलीय आवास। ठीक है, जल में तो ये रहते ही हैं। उसके अलावा जो गली सड़ी जो लकड़ियां हैं, उन पर भी आपको मिल जाएंगी। गली सड़ी लकड़ियां, लड़की ना लिख दूं यार कहीं, गली सड़ी लकड़ियां। तो जलीय आवास हो गए। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि गली सड़ी लकड़ियों पर आपको ये मिल जाएंगे। तो दो आवास आपको पता लग गए फाइकोमाइसिटीज के। तीसरा बताऊं आपको, तो नम तथा सीलन वाले स्थानों पर, ठीक है, सीलन वाले स्थानों पर। ये तीन मैंने आपको क्या बता दिया, इसके आवास बता दिए। जलीय आवास में गली सड़ी जो लकड़ियां हैं, और नम तथा सीलन वाले जो स्थान वहां पर। इसके अलावा जो है ये परजीवी के रूप में भी ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में,
ठीक है, अजीवी परजीवी के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। तो इतने प्रकार के मैंने आपको क्या बता दिया, आवास बता दी किसके, फाइकोमैसिटीज, कहां ये मिल सकता है, जलीय आवास, ठीक है, गली सड़ी लकड़ियों पर, नम तथा सीलन वाली स्थानों पर मिल सकता है, और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में भी ये रह सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे अपन एस्कोमाइसिटीज का आवास कैसा होगा। चलो जी एस्कोमाइसिटीज की बात कर लेते हैं। कलर मैं यहाँ चेंज करूंगा ताकि आपस में ये मिक्स मैच ना हो, ठीक है। तो यहाँ कलर में ले लेता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर आवास की बात करते हैं, साइज देखते हैं, साइज छोटी बड़ी ना हो जाए। चलो एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज कहां मिलेंगे आपको, एक तो ये मर्तपोषी होते हैं, मर्तजीवी का लिख दो इसको ना, मर्तजीवी होते हैं ये, मर्तजीवी मतलब जो मरी हुई चीजें होंगी, जो डेड बॉडीज होंगी, सड़ी हुई चीजें होंगी, उन पर ये आपको मिल जाएंगे, तो मर्तजीवी हो गई। उसके अलावा इसके बारे में क्या लिख सकते हैं अपन, मर्तजीवी के अलावा ये अपघटक हो सकते हैं। मतलब अपघटक कौन होंगे, जो अपघटन में मदद करेंगे, डीकंपोजिशन में मदद करेंगे ना, तो ये डीकंपोजर है, अपघटक है, ठीक है। तो एस्कोमाइटीज जो है, आप एस्कोमाइसिटीज वाले जो है वो अपघटक भी हो सकते हैं। अपघटक पहला हो गया मर्तजीवी, दूसरा हो गया आपका अपघटक, और ये परजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 बता दिए मैंने आपको। चौथा जो है ये कैसे हो सकते हैं, चौथा ये समलरागी भी हो सकते हैं, समलरागी। अब ये समलरागी क्या होता है वो समझो भाई, समलरागी क्या होता है वो समझो। समलरागी के बारे में लिखता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं क्या होता है ये समलरागी, ठीक है। पशुविष्टा पर उगने वाले, पशुविष्टा पर उगने वाले, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा। मर्तजीवी हो सकते हैं, अपघटक हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, और समलरागी। समलरागी का मतलब क्या है, पशुविष्टा किसको कहते हैं, अरे गोबर पर उगने वाले, ठीक है। पशुविष्टा मतलब गोबर, ठीक है। तो गोबर पर उगने वाले हैं, आपको पूछ लेगा डायरेक्ट कि पशु ऐसे कौन से फंजाई हैं जो क्या है, समलरागी हैं, जो आपके गोबर पर उगते हैं। तो आप क्या बताओगे, एस्कोमाइसिटीज वाले जो मेंबर्स हैं। अब एग्जांपल भी बताऊंगा आपको एस्कोमाइसिटीज के, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के जितने भी सदस्य होंगे वो आपको यहां पर भी मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसके आवास स्थान बताइए, मर्तजीवी, अपघटक, परजीवी, समलरागी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये अपने 2 कर लिए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। फिर चलेंगे बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको कहां कहां मिल सकते हैं उस बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिडियोमाइसिटीज मिट्टी में आपको मिल सकते हैं, मिट्टी में, मिट्टी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मिट्टी में मिल सकते हैं, लट्ठों पर मिल सकते हैं ना, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, ठीक है। हाँ, तो लट्ठों पर ही मिल सकते हैं, लट्ठों पर, ठीक है। उसके अलावा वृक्ष के, आप समझो कि एक बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, उसको ऊपर से काट दिया, जमीन से इतनी दूरी छोड़ के, ठीक है, जमीन, जड़ें उसकी जमीन में है ही, ठीक है, जमीन से इतनी दूरी छोड़ के उतनी ऊपर से उसको काट दिया, ऊपर का पूरा हिस्सा काट दिया, ठीक है। अब वो क्या बच गया, वृक्ष का एक ठूंठ बच गया है ना, ठूंठ बोलते हैं ना, ठूंठ बच गया ना, तो वो जो है उस पर भी ये उग सकते हैं, ठीक है, लट्ठों पर उग सकते हैं, और वृक्ष के ठूंठों पर, ठूंठों पर, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको कि वृक्ष मिट्टी में आपको मिल सकते हैं, लट्ठों पर मिल सकते हैं, और वृक्ष के ठूंठों पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा ये परजीवी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। तो जो सजीव पादप है, सजीव पादप मतलब जो जीवित है, ठीक है, सजीव पादपों के अंदर, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में, ठीक है। तो सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी आपको ये मिल सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, जो यहाँ पर पैराग्राफ में लिखती है वो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, ध्यान से देखो। तो इसमें एनसीईआरटी लिखती है कीट, इसको क्या कहते हैं, रस्ट, और दूसरा है कंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मट,
ठीक है। तो रस्ट और जो स्मट है वो यहाँ पर क्या है, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिडियोमाइसिटीज की बात कर रहा हूँ। कौन सी क्लास है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो 3 क्लास के अपन ने क्या पढ़ लिया, आवास और आदत पढ़ ली। किस चीज की पढ़ी अपन ने, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की अपन ने पढ़ ली है। अब बात करेंगे अपन ड्यूटेरोमाइसिटीज की, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला, ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो इसके कुछ सदस्य जो हैं, कुछ सदस्य मर्तजीवी अथवा परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक बात है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर इसके कुछ जो सदस्य हैं वो कैसे होते हैं, मर्तजीवी होते हैं, और कुछ कैसे हो सकते हैं, या तो मर्तजीवी होंगे या फिर परजीवी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही हैं। अधिकांश कैसे होते हैं वो देखो भाई, अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, ठीक है। कुछ जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ सदस्य तो क्या कहते हैं, क्या होते हैं आपके, कुछ जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, मर्तजीवी और आपके परजीवी होते हैं, ठीक है, या तो मर्तजीवी या फिर परजीवी। और अधिकांश जो सदस्य हैं वो क्या होंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन करने में, उनको गलाने में, है ना, उसमें मदद करते हैं, ठीक है। तो उनका अपघटक होते हैं, किसके, अपशिष्टों के क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, अधिकांश किसके, ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स, ठीक है। अब इसके बारे में एनसीईआरटी एक चीज और लिखती है कि ये खनिज चक्रण में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं वो खनिज चक्रण मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये अपन ने इनकी क्या पढ़ ली है, आवास पढ़ ली है और आदत पढ़ ली। फाइकोमाइसिटीज कैसे होते हैं, जलीय आवास के अंदर रह सकते हैं, गली सड़ी लकड़ियों पर, नम सीलन वाले स्थानों पर रह सकते हैं, पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज जो है मर्तजीवी, अपघटक, परजीवी और समलरागी होते हैं। समलरागी मतलब जो गोबर पर उगते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज मिट्टी में मिल सकते हैं, लट्ठों पर आपको मिल सकते हैं, वृक्ष के जो ठूंठ हैं उन पर मिल सकते हैं, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में, इसके एग्जाम्पल कीट और कंड, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटी जो कुछ सदस्य जो है आपके कैसे रहेंगे, मर्तजीवी या फिर परजीवी के रूप में आपको मिलेंगे। अधिकांश जो है आपके सदस्य जो है वो अपशिष्ट के क्या है, अपघटक के रूप में अब मिलते हैं। खनिज चक्रण में भी ये सहायता करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स। तो पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, आवास और इनकी आदत पढ़ ली। अब बात करेंगे अपन किसकी, कवक जाल की बात करेंगे। इनके अंदर किसके अंदर कवक जाल कैसा होता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर कैसा होता है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर कैसा है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर कैसा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर कैसा कवक जाल होता है। कवक जाल इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। और ये कवक जाल होता क्या है पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। जो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, फंजाई किसकी बनी हुई है, तंतु की बनी हुई है, तंतुमय संरचना होती है इनकी, ठीक है। धागे जैसी संरचना है, तंतु क्या धागे जैसी संरचना है, ठीक है, पतले लंबे धागे जैसी संरचना है। ये जो पतले लंबे धागे जो हैं इनको क्या कहेंगे, तंतु कहेंगे। और इन तंतुओं के जो जाल है उसको क्या कहेंगे अपन, कवक जाल कहेंगे। इसको इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। पीछे बता चुका हूं, अगर आपने देखे होंगे लेक्चर्स तो आपको पता है, ठीक है। तो दूसरा जो कैरेक्टर वो क्या रहेगा अपना, दूसरा कैरेक्टर क्या रहेगा, कवक जाल। कवक जाल इंग्लिश में माइसेलियम, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, कहां बताया था मैंने आपको, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखो। फंजाई कैसे होती, तंतु भाई लंबी पतले धागे जैसी संरचना होती जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, और कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। अब इन कौन से वर्ग के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर किस प्रकार का कवक जाल पाया जाएगा, अब उसके अपन को बात करनी है, ठीक है। आ जाओ, कवक जाल। अब पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर कवक जाल कैसा होता है। फाइकोमाइसिटीज के अंदर कवक जाल कैसा होता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर कवक जाल कैसा है वो देखते हैं। तो इसमें कवक जाल कैसा होता है, अपटीय होता है। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, अपटीय होता है, जिसको अपन संकोशिकी भी लिख सकते हैं, संकोशिकी,
ठीक है। एपटी होता है संकोशिकी, ठीक है। फिर बात करें अपन किसकी, एस्कोमाइसिटीज की, कलर लेते हैं ये वाला, एस्कोमाइसिटीज की। तो एस्कोमाइसिटीज में कैसे होते हैं, पटीय तथा शाखित होते हैं ना, पटीय होते हैं, पटीय तथा शाखित, मतलब इनमें शाखा भी निकली हुई होंगी। पट तो बीच में दीवारें तो बनी हुई होंगी, उसके अलावा इसमें शाखा भी निकली हुई होंगी। अगर आप पीछे से लेक्चर देखते आ रहे हो तो आपको पता है ये दीवारें कहां बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पटीय तथा शाखित, ठीक बात है। इसके बारे में कुछ और बातें भी लिखनी है अपन को। अधिकांश जो आपके एस्कोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं वो अधिकांश कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं, बहुकोशिक। अधिकांश क्या, सभी बहुकोशिक होते हैं। सभी क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। लेकिन एक है कौन है, वो है आपका यीस्ट, वो क्या होता है, एक कोशिक होता है, ठीक है। जो यीस्ट है वो क्या है, एक कोशिक, एक कोशिक, ठीक है। तो अधिकांश कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं, लेकिन यीस्ट जो है वो आपका एक कोशिक होता है। सिर्फ ये एक ही फंजाई ऐसा है जो एक कोशिक होता है, बाकी सारे बहुकोशिक होते हैं। और ये एक कोशिक जो यीस्ट है वो पाया कहां जाता है, वो एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है उसका ये सदस्य है। फिर अपन बात करेंगे अगला, बेसिडोमाइसिटीज के बारे में कुछ लिखते हैं बातें कि बेसिडोमाइसिटीज के अंदर कवकजाल कैसा होता है। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर कवकजाल कैसा होता है तो देखते हैं। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर भी वही पटीय, पटीय तथा शाखित, तथा शाखित। वही मैं बात करूं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, तो इसके अंदर भी वही पटीय तथा शाखित, पटीय तथा शाखित, ठीक है। तो आपकी जो चारों के अंदर कवकजाल किस प्रकार का पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर अपटीय या फिर संकोशिकी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर पटीय तथा शाखित, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर भी पटीय तथा शाखित होता है। वही मैं बात करूं ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें भी पटीय तथा शाखित होगा, ठीक बात है। ये दो अपन ने, दो कैरेक्टर अपन ने पढ़ लिए। कौन कौन सा, आवास और आदत पढ़ ली, सारे चारों क्लासेस की। अपन ने कवकजाल के बारे में बात कर ली, चारों क्लासेस के अंदर किस प्रकार का कवकजाल पाया जाएगा। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन किस प्रकार का होगा इनमें, ठीक है। अलैंगिक जनन की बात करते हैं। ये अलैंगिक जनन की बात अपन कर चुके हैं वैसे, लेकिन इन क्लास में कैसा होगा, ठीक है। अलैंगिक जनन जब मैंने आपको पढ़ाया था, पीछे चलते थोड़ा सा बताता हूं आपको। ये अलैंगिक जनन के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि किसके अंदर, कौन सी क्लास के अंदर फाइकोमाइसिटी के अंदर चल बीजाणु बनते हैं, फाइकोमाइसिटी के अंदर धानी बीजाणु बनते हैं, कोनिडिया किसके अंदर बनते हैं, एस्कोमाइसिटी जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर बनते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, लेकिन अब जब अपन क्लासेस एक एक को पढ़ रहे हैं जब, तो अपन को यहां पर भी इनके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी बस वही लिखी जा रही है इस टेबल के अंदर। चलो अगला जो कैरेक्टर है वो क्या है आपका, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज की सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपने लास्ट पिछली क्लासेस जो है वो अटेंड करी हैं तो आपको याद आना चाहिए फाइकोमाइसिटीज जो है इसके अंदर किस प्रकार के स्पोर बनते हैं, किस प्रकार के बीजाणु बनते हैं, कब, जब अलैंगिक जनन होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ बताया हुआ है। अलैंगिक जनन के अंदर किस प्रकार के बीजाणु बनेंगे, फाइकोमाइसिटीज के अंदर दो प्रकार के बनते हैं, एक धानी बीजाणु और एक चल बीजाणु, दो प्रकार के बनते हैं। तो बस इसी चीज को यहां लिख देते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर एक बनता है चल बीजाणु, चल बीजाणु, चल बीजाणु तथा धानी बीजाणु या फिर और धानी बीजाणु, ठीक है। चल बीजाणु और धानी बीजाणु बनते हैं इसके अंदर, है ना। उसके अलावा अपन इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके अंतर्जातीय होते हैं ना, मतलब अंदर बनने वाले हैं। अंदर बनते इसलिए अंतर्जातीय कह दिया, इसको बाहर बनते तो बहिर्जातीय जाती है, ठीक है। तो ये कैसे, तो बीजाणु धानी में, बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। यह चीज मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको भी याद आए। तो फाइकोमाइसिटी जो है उसके अंदर चल बीजाणु और धानी बीजाणु बनते हैं, और ये जो है
चल बीजाणु नाम से चल गए, चल चल होते हैं और धानी बीजाणु अचल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? अंतर्जातीय होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये चीज मैंने यहां पर लिखी है कि दोनों कैसे होते हैं? अंतर्जातीय होते हैं। ठीक है, तो बीजाणु धानी में कैसे बनते हैं? अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं, बताया हमने पहले भी बता चुका हूं, अब वापस बता दिया है। इसके बारे में भी लिख देता हूं मैं। जो चल बीजाणु है, चल बीजाणु है वो कैसे होते हैं? चल होते हैं। और जो धानी बीजाणु वो कैसे होते हैं? अचल होते हैं। ठीक बात है। चलो आगे बात करते हैं किसकी? एस्कोमाइसिटीज की तरफ चलते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक जनन किस प्रकार का है वो भी देख लो भाई। एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर किससे होता है? कोनिडिया। ये पहले बताया हुआ है, जब अलैंगिक जनन पढ़ाया था उसमें बता दिया था मैंने आपको, कोनिडिया। ठीक है, तो कोनिडिया जो है, यहां पर एक चीज लिखनी है अपन को, कोनिडिया जो विशिष्ट, कोनिडिया जो विशिष्ट कवक जाल, विशिष्ट कवक जाल जिसे जिसे कोनिडीम, कोनिडीम धर कहते हैं, इस पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जो आपके अलैंगिक जनन की बात करें किसके अंदर? एस्कोमाइसिटीज के अंदर। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो कौन से हैं? आपके कोनिडिया, कोनिडिया बनते हैं। और वो कोनिडिया कहां बनते हैं? विशिष्ट कवक जाल है जिसको कोनिडियम धर कहते हैं, उस पर बनते हैं। और किस प्रकार से बनते हैं? बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बहिर्जात मतलब बाहर बनते हैं ये ना, और अंतर्जात मतलब अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये बाहर बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसको थोड़ा सा मैं अलग हाईलाइट कर दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसकी? बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो है इसके अंदर तो अलैंगिक जनन होता ही नहीं है ना। तो ये वाली लाइन मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, आपको देखो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको याद आए। बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, पहले ही बता चुका हूं। तो बस वही चीजें जो पहले आपको पढ़ा दी हैं वही चीजें लिखवाई जा रही हैं बस आपको, है ना। चलो, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या है? आपका अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। यहां मैं लिख देता हूं सिंपल एब्सेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे किसकी बात करें? फिर बात करते हैं अपन आगे किसकी? डिटेरोमाइसिटीज की। तो डिटेरोमाइसिटीज के अंदर कोनिडिया बनते हैं, इसके अंदर भी कोनिडिया बनते हैं, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। कोनिडिया बनते हैं और कैसे होते हैं? बहिर्जात बनते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसकी? 3 कैरेक्टर पढ़ लिए अपन ने, अलैंगिक जनन पढ़ लिया, कवक जाल पढ़ लिया, और इनकी जो आदत वगैरह है उसके बारे में अपन ने बातें कर ली। फिर अपन बात करेंगे किसकी? लैंगिक जनन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लैंगिक जनन की बात करेंगे, है ना। पानी पी लो 1 मिनट, बस वीडियो चल रही है यार। चलो लैंगिक जनन की बात करते हैं। चौथा जो आपका कैरेक्टर है वो क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब किसके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है? पहले भी अपन बात कर चुके हैं लैंगिक जनन, जब अपन ने पढ़ा था फंजाई के अंदर तब अपन बात कर चुके हैं, सब की बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको विश्वास नहीं होता, चलो दिखाता हूं आपको। ये देखो लैंगिक जनन के अंदर मैं सब की बात कर चुका हूं। फाइकोमाइसिटीज में क्या बनते हैं? ऊस्पोर, जाइगोस्पोर बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में क्या बनते हैं? आपके एस्कस बीजाणु बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या बनते हैं? बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। तो पहले अपन बात कर चुके हैं, बस अपन को यही इस टेबल में ऐड करना है चीजों को, ताकि एक साथ में आ जाए सारी चीजें, बस इसलिए ऐड करना है। बाकी कर तो चुके हैं ये सारी चीजें। तो पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या पाया जाता है? एक तो ऊस्पोर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? निशिस्तांड, निशिस्तांड, इंग्लिश में ऊस्पोर। ऊस्पोर और जाइगोस्पोर बनते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर, लैंगिक जनन के अंदर। जाइगोस्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये 2 युग्मकों के संलयन से बनते हैं ना, 2
युग्मकों के संलयन से बनते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो युग्मक हैं ये कैसे हो सकते हैं, एनसीईआरटी लिखती है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो दो युग्मक हैं ये कैसे हो सकते हैं, ये इनमें समयुग्मकता भी पाई जा सकती है। समयुग्मकता मतलब दोनों जो युग्मक है वो दोनों आपस में सेम भी दिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा असम युग्मकता भी पाई जा सकती है इनमें, असम युग्मकता भी इनमें पाई जा सकती है, या फिर इनमें विषम युग्मक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, विषम युग्मकी, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये जो दो युग्मक हैं इनके संलयन से क्या बनते हैं, आपके दो स्पोर बनते हैं, ऊस्पोर और जाइगोस्पोर। और ये जो दो युग्मक हैं ये समयुग्मकता भी इनमें हो सकती है, असम युग्मकता भी इनमें हो सकती है, और विषम युग्मक भी हो सकते हैं। मतलब सेम भी दिख सकते हैं और डिफरेंट आपस में अलग अलग भी दिख सकते हैं। चलो फिर बात करेंगे, ये बात होगी किसकी, आपके फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटी के अंदर ये दो बनते हैं, पहले भी अपन बात कर चुके हैं इस बारे में, दिखाऊंगा आपको ना। चलो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या चीज है, ठीक है। इसके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, तो इसमें क्या बनते हैं, एस्कस बीजाणु बनते हैं। कैसे बीजाणु बनते हैं, एस्कस बीजाणु, एस्कस बीजाणु इसमें बनते हैं, ठीक बात है। और ये जो बीजाणु जो बनते हैं ना वो कहां किसके अंदर बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एस्कस बीजाणु बनते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो एस्कस बीजाणु कहां होते हैं, ठीक है। बीजाणु थैलीसम मतलब थैली जैसी, ठीक है। थैलीसम का मतलब क्या है, थैली जैसी। तो बीजाणु जो है थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी इसमें क्या बनते हैं, लैंगिक जनन के अंदर आपके जो एस्कोमाइसिटीज इसके अंदर एस्कस बीजाणु बनते हैं। और ये जो बीजाणु है कहां बनते हैं, थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। अभी मैं आपको इसे डायग्राम से भी दिखाऊंगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर शायद बताया था डायग्राम, है ना। तो वो इसमें चलेंगे थोड़ी देर में, अभी पहले इसके बारे में एक बातें और लिख लेते हैं। इसमें जो फलनकाय बनता है इसमें, फलनकाय का मतलब क्या है, फ्लूटिंग बॉडी। फलनकाय जो बनता है वो किस प्रकार का बनता है, इसको क्या कहेंगे, एस्कोकार्प कहेंगे, ठीक बात है। एक बार मैं आपको पीछे से लेके चलता हूं लास्ट क्लास के अंदर और फिर मैं आपको दिखाता हूं। चलो मैंने आपको देखो यहां पर सारी चीजें बता रखी हैं। ये जो फलनकाय है क्या कैसा बनता है, इसमें एस्कोकार्प बनता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये बीजाणु कहां बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है। तो बीजाणु कहां बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं। और जो फलनकाय वो कौन सा है आपका, एस्कोकार्प है। तो यही सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं आपको, इसके अलावा कुछ अलग थोड़ा ना लिखाइए। तो मैंने बताया ना, थैली जैसी संरचना जिसको एस्कस कहेंगे, उसके अंदर बन रहे हैं, मतलब अंतर्जातीय रूप से बन रहे हैं। अगर बाहर बनते तो बहिर्जातीय रूप से बनते। तो थैली के अंदर बन रहे हैं ना, देखो इसमें देखो बीजाणु, देखो इस डायग्राम में अंदर बन रहे हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर बाहर बन रहे हैं। तो ये कैसा होगा, बहिर्जातीय होगा। ये कैसा होगा, अंतर्जातीय। तो ये थैलीसम जो संरचना है वो क्या कहेंगे, एस्कस कहेंगे। तो ये चीजें मैं आपको डायग्राम से पहले भी समझा चुका हूं, बस आपको रिपीट कर रहे हैं। फिर चलते हैं अपन किसकी तरफ, बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ चलते हैं कि भैया जो लैंगिक जनन है वो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है। जो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास है उसके अंदर किस प्रकार का पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है बीजाणु कैसे बनते हैं, बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। और जो बेसिडियम बीजाणु कहां बनते हैं, बेसिडियम के अंदर बनते हैं ना। तो कहां बनते हैं, बेसिडियम पर बनते हैं ना, बेसिडियम के अंदर नहीं, बेसिडियम के ऊपर बनते हैं ना। अभी डायग्राम से भी दिखाऊंगा आपको। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आ जाओ। तो ये आपकी बेसिडियोमाइसिटीज की बात हो रही है। यहां पर देखो ये क्या है, बेसिडियम है, ठीक है। ये इसकी क्या है, बेसिडियम, ठीक है। इसके ऊपर देखो ये लगा हुआ है,
ये देखो इसके ऊपर लगे हुए, मतलब बाहर की साइड बन रहे हैं तो क्या है, बहिर्जात रूप से उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो बेसिडियम बेसिडियोमाइसीटी के अंदर क्या है, बीजाणु कैसे बनते हैं, बेसिडियम जो बीजाणु कैसे बनते हैं, बहिर्जात रूप से बाहर की साइड बनते हैं। और इसकी जो फलन का है क्या कहेंगे अपन, बेसिडियोकार्प कहेंगे। फलन का क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है, तो वैसे यही चीज अपन को लिखनी है यहाँ पर। तो ये जो फलन का है वो क्या है, बेसिडियोकार्प। लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे, फलनकाय, फलनकाय, फलनकाय क्या है, बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। ठीक है, और इसमें एक चीज, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना जरूरी है। और वो पॉइंट क्या है, इसमें लैंगिक जो अंग है ना वो नहीं पाए जाते। लैंगिक जनन होता है लेकिन लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है और क्वेश्चन आए हुए हैं इस चीज पे, तो आपको पता होना चाहिए। लैंगिक अंग नहीं, लैंगिक अंग नहीं होते इनमें। थोड़ा सा सही लिखते हैं इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे लैंगिक अंग नहीं होते। ठीक है, इनमें क्या है, लैंगिक अंग नहीं होते। इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ठीक बात है। अब बात करते हैं किसकी, ड्यूटेरोमाइसीटीज की। ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर लैंगिक जनन होता ही नहीं है, अब्सेंट होता है यहाँ पर। तो ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। ये बात मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूं कि ड्यूटेरोमाइसीटीज में लैंगिक जनन नहीं होता। ये देख लो भाई, जिसको नहीं लग सके तो ये देख लो, ड्यूटेरोमाइसीटीज में लैंगिक जनन नहीं होता। तो जो बातें पहले आपको बताई हुई है बस वही यहां पर लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पहले ही आपको मैं बता चुका था। तो ये जो सारी 4 क्लास हैं, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और आपकी फाइकोमाइसीटीज, उसके अलावा ड्यूटेरोमाइसीटीज, इनके बारे में सारी डिटेल कर ली। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। कुछ बातें अपन को बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में करनी है, वो अपन अलग से लिखेंगे। ये तुलनात्मक बातें थी जो अपन को साथ में लिख ली अपन ने सारी की। अब बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज की कुछ अलग बातें हैं, वो अपन अलग से लिखेंगे। पहले इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, यही इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे किसके एग्जाम्पल्स की, फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स की। तो यहां मैं लगा देता हूं अब एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स की बात करें तो फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल कौन सा है, पहला है राइजोपस। राइजोपस, ये एग्जाम्पल भूलने नहीं है, आपको याद होने चाहिए। राइजोपस, जिसको रोटी की कवक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका एल्बुगो। ठीक है, तीसरा है आपका म्यूकर। ठीक है, और इसको कहते हैं सरसों पर परजीवी। ये म्यूकर जो होता है कैसा होता है, सरसों पर परजीवी होता है, सरसों पर परजीवी। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब इसको याद रखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना रहने देना। RAM, ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे किसकी, बात करेंगे अगली एस्कोमाइसीटीज की। एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देखो। एक है एस्परजीलस, दूसरा है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, तीसरा है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के बारे में एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखती है तो वो यहीं लिखेंगे अपन। न्यूरोस्पोरा जो है इसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है।
तो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई ये बात न्यूरोस्पोरा के बारे में कि इसका जो उपयोग है वो जैव रासायनिक, बायोकेमिकल और जो आपकी जेनेटिक जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है उनमें इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इस पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में क्या है आपका एग्जाम्पल, वो है मोरल्स, मोरल्स और ट्रफल्स और ट्रफल्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये खाने योग्य होते हैं। कैसे होते हैं, ये खाने योग्य होते हैं, मतलब इनको खाया जा सकता है, खाने योग्य होते हैं ये। किसको खाया जा सकता है, मोरल्स और ट्रफल्स को खाया जा सकता है। अब इसकी जो आपको ट्रिक अगर चाहिए तो यूज कर लेना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ACNMT, ठीक है। टी को छोड़ो, इसको मोरल्स और ट्रफल्स तो याद रखोगी, इसको मैं तो जैसे याद रखता हूं वैसे बता देता हूं। आज ऐश्वर्या सी नई मैडम, ठीक है। तो मैं तो इस तरीके से याद रखता हूं, बाकी आप अपनी हिसाब से देख सकते हो। मतलब क्या इस चीज का वो बता देता हूं आपको। आज से क्या हो जाएगा आपका एस्कोमाइसिटीज, तो आपको ये भी पता रहे कि एस्कोमाइसिटीज की क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं। ऐश्वर्या से एस्पार्जिलस, एस्पार्जिलस। सी से क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। नई से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। और मैडम से मोरल्स और ट्रफल्स, मोरल्स और ट्रफल्स, ट्रफल्स, ठीक है। तो आज ऐश्वर्या सी नई मैडम, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, करना चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी है। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं और वो देखते हैं किसके, बेसिडियोमाइसिटी की क्या क्या एग्जांपल है, देखो ध्यान से भाई। इसका एगेरिकस, अगेरिकस जिसको मशरूम, ठीक है। उसके अलावा आपका है स्टिलेगो, पहले लिखते हैं पक्सीनिया, लिखते हैं पक्सीनिया, ठीक है। इसको किट, ठीक है। किट मतलब आपका जो स्मट हो गया, रस्ट हो गया ना। फिर आपका है ये स्मट, किट क्या होता है, स्मट होता है और रस्ट होता है कंड, ठीक है। फिर आएगा आपका क्या, स्टिलेगो, कंड, स्मट, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाएगा आपका टडस्टूल, टडस्टूल, ठीक है। अब मैं जैसे याद रखता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। इसको याद रखने की जो मैं ट्रिक यूज करता हूं वो यूज करता हूं, एक मिनट, अलग कलर से लिखते हैं, बापू, ठीक है। बी से क्या मतलब भाई, मतलब भी बता देता हूं इसका। बी से मतलब है बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो, तो आपको याद रहेगा कि बेसिडियो के एग्जाम्पल है। इससे हो जाएगा आपका अगेरिकस, अगेरिकस। पी से हो जाएगा आपका पक्सीनिया, पक्सीनिया। और यू से हो जाएगा स्टिलेगो, ठीक है। अब आप कहोगे भैया टडस्टूल तो नहीं आया, टडस्टूल इसलिए नहीं आया क्योंकि टडस्टूल आपके एनसीईआरटी में है नहीं, ये अलग से आपको लिखवाया गया एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में टडस्टूल नहीं दे रखा, बस आपको याद रखना है, इसलिए ट्रिक में भी यही मैंने यूज की है। चलो अब बात करें कि इसकी आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल यहां पर जो थोड़ी कम है तो मैं इसको यहां अलग से लिख दूंगा, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल जो हम आगे लिख दूंगा या फिर यहीं लिख दूं क्या, चलो ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या हो गया इसके, कोलेट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। और हो जाएगा इसमें क्या, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। आज वैसे समझाने का कुछ था नहीं, पहले से अपने पढ़ा हुआ सारी चीजें थी, पढ़ी हुई थी सारी चीजें, बस उन्हीं को अपन को लिखना था, ठीक है। अल्टरनेरिया। और उसके अलावा क्या है यार, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। तो ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज के, ट्राइकोडर्मा। अब इसकी भी लिए की भी एक ट्रिक बता देता हूं आपको, यूज करना चाहो तो बढ़िया, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CAT, कैट, इससे आप इसको याद रख सकते हो। चलो तो ये
आपकी हो गई क्या, चारों क्लासेस अपन ने पढ़ ली हैं फंजाई की। कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और आपका ट्यूटरोमाइसिटीज, चारों की अपन ने सारी बातें यहां पर इस टेबल के अंदर लिख दी हैं। तो अपने आप जो है और बढ़िया से इसको अपनी नोटबुक के अंदर डबल पेज लेके बढ़िया से इसको बना लेना, याद करने में आसानी रहेगी कि सारी चीजें एक साथ में रहेंगी। चलो इसके बाद अपन बात करेंगे बेसिडोमाइसिटीज और ट्यूटरोमाइसिटीज के बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन ने इसमें नहीं लिखी हैं और वो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, उनको अपन अलग से कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज की। बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। इसमें लैंगिक अंग तो नहीं होते, पता ही आपको, बता दिया मैंने अभी आपको ना, लैंगिक अंग नहीं होते। ठीक है, इसमें प्लाज्मोगेमी, विभिन्न स्ट्रेनो वाली दो कायिक कोशिकाओं तथा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। तो इनमें जो आपकी प्लाज्मोगेमी है ना, प्लाज्मोगेमी वो कैसे होगी, दो अलग अलग कायिक कोशिकाएं होंगी और उन दो अलग अलग स्ट्रेन की होंगी, वो है ना, कोशिकाएं सेम नहीं होंगी। जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मैं मेरे एग्जाम्पल ले नहीं सकता इसमें, हाँ कोशिका है, ठीक है, और एक दूसरी कोशिका, दो कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं, सेलेन कहते हैं ना, उसी से प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी क्या बताया मैंने आपको, ये कोशिका है, ये इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म जो आपस में मिल जाएगा उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, है ना। तो यहां पर ये जो कोशिकाएं दोनों होंगी वो अलग अलग स्ट्रेन की होंगी, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन की होंगी, और अलग अलग स्ट्रेन की दो कायिक कोशिकाएं तथा जीन प्रारूप के संलयन, है ना, या तो अलग अलग स्ट्रेन की होंगी या फिर उनके जीन प्रारूप जो है ना वो अलग अलग होंगे, ठीक है, उनके मिलन को क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। तो किसके अंदर होती है, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर इस प्रकार का काम होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिसे बेसिडियम कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब प्लाज्मोगेमी जब होगी, दो कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, तब क्या होगा, इसमें जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी, द्विकेंद्र की होगी, उसको क्या कहेंगे, बेसिडियम। पीछे लेके चलूं, आ जाओ दिखाता हूं मैं आपको कैसे बनाया था अपन ने। ये देखो, यहां पर ये दो कोशिकाएं हैं, ये आपस में मिलेंगी, ठीक है, यहां पर प्लाज्मोगेमी होगी, जब प्लाज्मोगेमी होगी तो ये आपस में मिल जाएंगी, और यहां पर अपन को संरचना कैसी देखने के लिए मिल रही है, दो केंद्रक जो है वो एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक हैं, तो संरचना वो कैसी हो गई, द्विकेंद्र की हो गई, है ना। तो कैसे हो गई, द्विकेंद्र की। मैंने आपको बताया था फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या हो जाता है, ये दोनों न्यूक्लियस से दोनों केंद्रक है वो भी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन आपका एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर जो द्विकेंद्रक प्रावस्था है वो अपन को देखने के लिए मिलती है। वही चीज यहां पर लिख रखी है कि यहां पर बेसिडोमाइसिटीज के अंदर ये द्विकेंद्रीय जो अवस्था है वो अपन को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसमें बनने वाली संरचना को क्या कहेंगे, द्विकेंद्रिकी कहेंगे, जिसे बेसिडियम कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं अपन, बेसिडियम कहते हैं। समझ में आई चीजें, ठीक है। तो पहले आपको समझा चुका हूं सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, ये हर एनसीईआरटी में बातें लिखी है तो आपको नोट्स में ऐड करनी पड़ेंगी क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। बेसिडियम में कार्योगेमी तथा मियोसिस होता है, ठीक है। बेसिडियम के अंदर क्या होगा, कार्योगेमी होगी और मियोसिस होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां क्या बोल रहा है कि बेसिडियम के अंदर क्या होगी, आपकी ये जो बेसिडियम है इसके अंदर क्या होगी, कार्योगेमी होगी,
ठीक है, और इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है कार्योगेमी। कार्योगेमी का मतलब क्या है, दोनों जो न्यूक्लियस है, दोनों जो केंद्रक हैं वो भी इसी के अंदर मिलते हैं, और अपन ने यहां पर क्या लिखा था कि पहले मिल जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी है वो दोनों जगह अलग अलग बातें लिखती है, लेकिन अपन को अभी बेसिडोमाइसिटीज स्पेशल अपन पढ़ रहे हैं ना, स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं अपन, बेसिडोमाइसिटीज। वहां पर ऊपर ऊपर से जनरल बात बता दी, ठीक है। पहले जब फंजाई की जनन अपन पढ़ा, जो कवक जनन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वहां पर पहले पैराग्राफ जो दे रखा है एनसीईआरटी में, वहां पर ऊपर ऊपर से बात बता दी। डिटेल में कहां बता रहा है वो, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर ये लिख रहा है कि जो आपका जो दोनों केंद्रक हैं वो आपस में कब मिलते हैं, बेसिडियम के अंदर मिलते हैं। कहां मिलते हैं, बेसिडियम के अंदर, और उसी के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। चलो, तो ये लाइंस आपको लिखा दी। अब बात करेंगे अपन किसकी, ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज की। एक मिनट में चेक कर लूं, क्लास चल रही तो रही है ना, वीडियो चल तो रही है, वरना चलो अगली हेडिंग डालते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें और बता देता हूं आपको। जगह है क्या यहाँ पे, चलो लिख देते हैं। इसको थैली कवक भी कहते हैं, थैली फंजाई भी कहते हैं, थैली फंजाई, ठीक है। इसके जो सामान्य प्रारूप है वो लिख लेते हैं, सामान्य प्रारूप। वो कौन कौन से आपके, मशरूम हो गया, मशरूम। इसके अलावा क्या हो गया, ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल, पफ बॉल्स। तो इसके सामान्य प्रारूप हैं। अब बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। कुछ बातें लिखनी है अपन को। ड्यूटेरोमाइसिटीज को और क्या कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज के और क्या कहते हैं, इसको डस्टबिन फंजाई भी कहा जाता है, डस्टबिन फंजाई, डस्टबिन फंजाई। उसके अलावा इसको अपूर्ण फंजाई भी कहते हैं, अपूर्ण फंजाई, ठीक है। पहले तो समझते हैं अपूर्ण फंजाई इसको क्यों कहते हैं। इसको अपूर्ण फंजाई तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, और इसलिए इसको अपूर्ण फंजाई मानते हैं कि भाई जिसमें लैंगिक जनन नहीं हो रहा, क्योंकि लैंगिक जनन अब क्या हो गई, एडवांस स्टेज आ गई ना, तो जिसमें लैंगिक जनन नहीं हो रहा वो तो क्या है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण फंजाई। तो ये बात यहां लिख भी देते हैं कि इसको अपूर्ण फंजाई इसलिए कहते हैं, अपूर्ण फंजाई इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंगिक जनन नहीं होता, इसमें क्या लैंगिक जनन नहीं होता, तो इसलिए इसको कहते हैं अपूर्ण फंजाई कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा डस्टबिन फंजाई क्यों कहते हैं इसको, डस्टबिन फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई नई डिस्कवरी होगी, कोई नई फंजाई जब भी साइंटिस्ट वगैरह लोगों को मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट है वो क्या करेंगे, उनको अगर उस फंजाई के बारे में, जो साइंटिस्ट है उनको फंजाई मिली, ठीक है, अब उनको ये नहीं पता यार इस फंजाई के अंदर क्या गुण है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता उनको, तो वो क्या करेंगे, उस फंजाई को उठाएंगे और किस में डाल देंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर डाल देंगे, कि भाई जब तक हमको गुण नहीं पता इसके कि कौन से इसके क्या गुण है, इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है कि इसमें नहीं पाया जाता, तब तक हम क्या करेंगे, इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर डाल देंगे। तो साइंटिस्ट लोगों को जब उनको कुछ नहीं पता होता फंजाई के बारे में, तो उस चीज में डाल देते हैं, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल देते हैं, मतलब एज ए डस्टबिन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, डस्टबिन फंजाई भी कहा जाता है, किसको, ड्यूटेरोमाइसिटीज, डस्टबिन फंजाई या फिर अपूर्ण फंजाई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में आ सकता है। चलो, यहां पर केवल लैंगिक जनन तो होता नहीं, केवल क्या है यहां पर, केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात है, ठीक है। अलैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही अपन को पता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, बस ये बात बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी। चलो, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलो, ये एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी मैं आपको सिर्फ आपको समझा देता हूं, ठीक है, बाकी नॉर्मल लाइन्स है। जब भी किसी
फंजाई की खोज हुई और उसके बारे में कुछ नहीं पता होता तो उसको कहां रख दिया जाता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर रख दिया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसके बारे में क्या होगी कि अगर वो फंजाई जो है अपन ने एक बार रख दी उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर, उसके बाद में अपन को कल को पता चला है, मान लो कि उसमें भैया लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, लैंगिक जनन उसमें पाया जाता है, तो उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर नहीं ले सकते उसको फिर तो। ठीक है, अपन को कोई फंजाई मिली थी, अपन को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, अपन ने उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर अपन को बाद में पता लगा, हमने रिसर्च करी उस फंजाई पे, तो हमें पता लगा कि इसमें तो यार लैंगिक जनन पाया जाता है, तो हमने क्या किया, उसको उठाया और उसको एस्कोमाइसीटीज या फिर बेसिडोमाइसीटीज में उसको डाल दिया। ठीक है, क्योंकि उसको फिर लैंगिक जनन अगर उसमें है तो उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारे के सारे क्या है, अलैंगिक जनन वाले हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ये बात लिखती है कि जब भी अपन को पता लगेगा कि भैया इसमें लैंगिक जनन की प्रावस्था है तो अपन कहां डाल देंगे, उसको दूसरे वर्ग के अंदर उसको डाल देंगे। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि कुछ फंजाई जो है एक बार अपने डिस्कवरी कर ली और उसके बाद में अपन ने उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन था। उसमें क्या था? अलैंगिक जनन था। हमें लगा कि इस फंजाई के अंदर तो सिर्फ अलैंगिक जनन है, इसमें लैंगिक जनन तो है ही नहीं। ठीक है, और जब सिर्फ अलैंगिक जनन है तो कहां डालेंगे, सिर्फ उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास में डाल सकते हैं, तो हमने डाल दिया और उसका वहां पर नाम भी दे दिया अपन ने। ठीक बात है, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि यार इसमें तो सिर्फ अलैंगिक नहीं है, इसमें तो लैंगिक भी है। तो फिर हमने क्या किया, उस फंजाई को वहां से उठाया और दूसरी क्लास के अंदर उसको डाला और वहां पर उसको नया नाम दिया गया। समझ में आई बात? वापस बोल रहा हूं, अपन ने किसी फंजाई की खोज की और हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर डाल देंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और जब हमें पता लगेगा कि इसके गुण किससे मिलते जुलते हैं, ठीक है, कौन सी क्लास से इसके गुण ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो हम फिर उस क्लास के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे, चाहे फाइकोमाइसीटीज हो गई, एस्कोमाइसीटीज हो गई, बेसिडोमाइसीटीज हो गई। ड्यूटेरोमाइसीटीज तो ऐसे डस्टबिन है, जब भी मिली उठा दो के ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर उसको डाल दो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि फंजाई अपन को मिल गई भैया, और अपन को ये उसमें अपन को पता लगा कि इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। मेरे को एक फंजाई मिली और मुझे पता लगा इसमें अलैंगिक जनन तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसमें लैंगिक जनन भी है। अभी मुझे इतना पता है कि इसमें अलैंगिक जनन है, तो मैं इसको कहां डाल दूंगा, अलैंगिक जनन वाला ग्रुप कौन सा है, वो सिर्फ आपका ड्यूटेरोमाइसीटीज है, तो मैंने उसमें डाल दी। फिर कल को मैंने और उस पर रिसर्च करी तो मेरे को पता लगा यार इसमें तो लैंगिक जनन भी है, और मैंने तो पहले इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल दिया अलैंगिक जनन सोच के, और मैंने इसको नाम भी दे दिया वहां पे। फिर मेरे को पता लगा इसमें लैंगिक जनन है, तो फिर मैं इसको क्या डालूंगा, दूसरी क्लास में इसको ट्रांसफर करूंगा, चाहे वो एस्कोमाइसीटीज हो चाहे वो बेसिडोमाइसीटीज हो, उसके अंदर मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो ये बातें एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, इनको लिखें क्या, लिखेंगे इनको, चलो लिख लेते हैं। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तब उसे उचित वर्ग, जो भी उसके लिए उचित वर्ग होगी, चाहे वो एस्कोमाइसीटी चाहे बेसिडोमाइसीटी जो भी होगी, उसमें उसको डाल दिया जाएगा, वर्ग में रख दिया जाता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात और लिखते हैं, यह संभव है, यह भी चीज पॉसिबल है, यह संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाओं को एक नाम, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है भाई, एक नाम दे दिया हो और ड्यूटेरोमाइसीटीज और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया
गया हो। ठीक है, ये होगी कंडीशन की। ये भी संभव हो सकता है कि अपन को अलैंगिक और कायिक प्रावस्था अपन को पता चली और अपन ने क्या किया, उसको नाम देके और किसमें डाल दिया, ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल दिया। फिर अपन को पता चला, अपन ने और रिसर्च करी उस पर, तो पता चला इसमें तो लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और लैंगिक प्रावस्था, लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनकी कड़ी का पता लगा तब ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकालकर दूसरे वर्ग में सम्मिलित कर लेते। काफी लिखने वाला काम हो गया ना आज, कर लेते हैं। चलो अब इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। समझा तो दिया मैंने आपको, वापस बता देता हूँ। ये भी संभव हो सकता है कि अपन को कोई फंजाई मिली और अपन को उसकी अलैंगिक और कायिक प्रावस्था पता थी, तो अपन ने क्या किया, उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल दिया। अपन ने कोई गलती करी क्या? भाई नहीं करी, क्योंकि कायिक और लैंगिक जो जनन है वो कहां पाया जाता है, वो सिर्फ आपको ड्यूटेरोमाइसीटीज में मिलेगा। ठीक बात है। लेकिन बाद में जो है कुछ और साइंटिस्ट आए, उनको भी वो फंजाई मिली, और उनको जो वो फंजाई मिली ना, उनको क्या दिखा, उसमें लैंगिक जनन दिखा। मुझे उसमें अलैंगिक और कायिक, दूसरे लोगों को क्या दिखा, उसमें लैंगिक जनन दिखा। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको उस फंजाई को, उसी फंजाई को एक नया नाम देके किसमें डाल दिया, दूसरे ग्रुप में डाल दिया। मैंने उसी फंजाई को, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर डाला था, दूसरे लोगों ने उसी फंजाई को अलग नाम देके किसमें डाल दिया, दूसरे ग्रुप में डाल दिया, दूसरे वर्ग में डाल दिया। लेकिन बाद में जब इनके आपस में कड़ी जुड़ी कि भैया ये तो सेम ही फंजाई है, इसको आप अलग अलग नाम से, इसको अलग नाम से आपने ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया, क्योंकि इसमें अलैंगिक और कायिक प्रावस्था थी, और किसी दूसरे ने लैंगिक जनन देख के उसका दूसरे ग्रुप में डाल दिया, इसका अलग नाम रख दिया। लेकिन वो है एक ही फंजाई, है वो एक ही फंजाई। मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, अब मैं हूं भाई, मैं आपको लगता है मैं बहुत भोला बाला हूं, ठीक है, आप मेरा भोलापन देख के मुझे क्या है कि भाई मेरे को भोले लोगों की ग्रुप में डाल दो, ठीक है। लेकिन जो मुझे असली में जानते हैं कि भाई ये तो बहुत खराब इंसान है, तो वो मुझे क्या किसमें डालेंगे, खराब लोगों के ग्रुप में डालेंगे। ठीक बात है, ठीक है। लेकिन उनके जो मेरे को खराब समझते हैं उनके लिए मैं खराब हूं, जो मेरे को भोला समझते हैं उनके लिए मैं भोला इंसान हूं। लेकिन बाद में दूसरे लोगों ने देखा कि यार ये एक ही इंसान दोनों ग्रुप में है, ये भोले वाले ग्रुप में भी है और ये खराब वाले ग्रुप में भी है, ठीक है। फिर आपस में कड़ी जुड़ी, तो फिर मेरे को देखा गया कि मैं हूं कैसा रियल में, ठीक है, फिर वो मेरे को उस ग्रुप में डाला गया। इस प्रकार से यहां बातें हो रही। कवक मुझे मिला, मैंने उसको अलैंगिक और कायिक प्रावस्था देख के मैंने उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल दिया। किसी और लोगों को वो कवक, वही कवक दिखा, उनको वो लैंगिक जनन दिख गया, तो उन लोगों ने उसको लैंगिक वाले में डाल दिया, ठीक है। बाद में जब आपस में कड़ी मिली तो उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज से उठाकर और लैंगिक वर्ग में उसको डाला गया। तो ये यहां पर बातें खत्म होती हैं। इसी के साथ अपना फंजाई जगत भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। फंजाई जगत खत्म हो जाता है। पादप जगत और आपका जंतु जगत, और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, फिर आएंगे वायरस और आपके लाइकेन है, ठीक है, ये अपन बात करने वाले हैं इनकी।